दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाएंगे जैक फ्रूट फार्मिंग, कटहल की उन्नत खेती। कटहल की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। कटहल एक बागवानी क्रॉप है और ज़्यादा प्रॉफिट निकालना यदि आप चाहते हैं बागवानी से, तो आप भी कटहल की खेती कर सकते हैं। तो जब आप कटहल की खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, यानी सीड्स सिलेक्शन, इरिगेशन, फर्टिगेशन के साथ साथ स्प्रे शेड्यूल, जो स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ पोषक तत्वों की जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग पौधे पर आएँ, तो इसके लिए कौन सी पोषक तत्व युक्त खादों को आपको मिक्स करके कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। डिस्टेंस के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे पौधरोपण करते समय कौन सी उर्वरक खादों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से कटहल की खेती का जो पूरा ब्यौरा है, विश्लेषण है, लाइफ साइकिल है और एक एकड़ में कितनी आपको लागत लगेगी, कितना आपको नेट प्रॉफिट और कितने दिन पर जो वैरायटी हैं वो फल देना शुरू कर देती हैं। इरिगेशन के साथ साथ प्रूनिंग क्या होती है, डिटेल में संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग, और हर एक फसल के लिए समय टाइमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन से मंथ पर हम पौधरोपण करें जिससे पौधा अच्छे से ग्रो हो, अच्छे से बढ़वार ले, तो इसके लिए जून से लेके अगस्त के मध्य यदि आप पौधरोपण करेंगे तो पौधे की जो वनस्पतिक बढ़वार है, जड़ों का विकास है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार कराना है, किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए। तो देखिए, कटहल की खेती असिंचित भूमि पर भी आप कटहल को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो दोस्तों भूमि है वो काली दोमट है या फिर पीली दोमट भूमि है। जो चिकनी दोमट भूमि होती है, फिर रेतीली दोमट भूमि होती है, ऐसी भूमि का जो उत्पादन है वो बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। बाकी सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे होते हैं तो उत्पादन बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। बाकी असिंचित दशा पर और कम सिंचाई के साधन हैं, यदि आप कटहल की खेती करेंगे तो बेहतरीन तरीके से भी आप इस फसल को ग्रो कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी सूचना आपको बतला दें कि जब भी आप कटहल की खेती करते हैं तो 4-5 साल तक तो पौधा आपको फल देना शुरू नहीं करेगा, हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप तैयार नहीं होगी। तो इस बीच पर आप अलग अलग फसलों को, सब्जियों को और जो भी आप बेलवर्गीय क्रॉप को, कंदवर्गीय फसलों को ग्रो कर रहे हैं उनको आप लगाकर यानी इंटर क्रॉपिंग करके आप फसलों को ग्रो कर सकते हैं। जैसे धनिया, मेथी, पालक, लाल साग को ग्रो कर सकते हैं, टमाटर को ग्रो कर सकते हैं, बीन्स, मटर, उड़द और मूंग की खेती कर सकते हैं। कंदवर्गीय फसलों में दोस्तों आप आलू, प्याज, लहसुन को ग्रो कर सकते हैं। तो इन फसलों की आप खेती दोस्तों इंटर क्रॉपिंग के रूप में कर सकते हैं। जब तक पौधा आपको फल देना, हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप तैयार नहीं हो जाती है, तब तक दोस्तों आप अलग अलग प्रकार की सब्जियों को, अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियों की इंटर क्रॉपिंग करके बेहतरीन फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं, सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक चल जाती है, लेकिन भूमि अधिक एल्कलाइन है, अधिक मृदा की जो पीएच वैल्यू है 7.5-8 से अधिक है, तो ऐसे कंडीशन पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि जिप्सम, डीएपी की बजाय एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सल्फर की आप पूर्ति कर रहे हैं तो सस्ते पर जो सल्फर की आप पूर्ति कर सकते हैं, जिप्सम एक एकड़ में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल भराव यदि खेत में नहीं होगा तो इस फसल को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, यह एक बागवानी है और बेड विधि से आप खेती करेंगे, यानी 1-1.5 फीट ऊंची बेड बनाएंगे, पौधरोपण करेंगे, ड्रिप लगाएंगे। और ड्रिप कौन सी, 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगाएंगे तो सिंचाई करने में, खाद देने में कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है। तो इस हिसाब से खेत की तैयारी आपको कराना चाहिए। और खेत की तैयारी 1 से 2 बार गहराई में चलने वाली, जैसे प्लाऊ है, तोता हल है, फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर से ठीक तरीके से प्लाविंग कराना चाहिए। और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले रोटावेटर है, फिर डिस्क हैरो से आपको ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही बेड तैयार करने में आसानी होने वाली है। तो इस प्रकार खेत की तैयारी करें। यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं तो तारबंदी भी आप खींच सकते हैं। तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5-5.5 फीट वाली जो ग्रीन नेट आती है
है उसको भी आप खींच लीजिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई रखिए। इस हिसाब से आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो जो क्लाइमेट्स कंडीशन है जैक फ्रूट्स की, यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसके लिए जो टेम्परेचर है और जो जलवायु है, इस फसल के लिए गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और जो टेम्परेचर है, मिनिमम जो टेम्परेचर है ठंड के दिनों पर 10-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम की अगर बात करें तो 35-40 डिग्री सेल्सियस तक, 45 डिग्री सेल्सियस तक में आप जैक फ्रूट्स कटहल की खेती कर सकते हैं। तो बाकी सभी प्रकार की जलवायु इस क्रॉप के लिए, इस बागवानी के लिए सूटेबल रहती है। तो जलवायु मौसम की कोई समस्या नहीं आती है। बात करते हैं उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो इन किस्मों को यदि आप लगाते हैं तो जो फ्रूट हैं वो जल्दी से जल्दी पौधे पर लगना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। तो पंथ गरिमा और पंथ महिमा के नाम से आती है, जो कि उत्तराखंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है पंथ गरिमा। और ख़ासकर पंथ महिमा का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़िया है। और इसके अलावा टी नगर जैक जो कि तमिलनाडु के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा तमिलनाडु के लिए एक और वैरायटी है सिंगापुर जैक के नाम से आती है। इसके अलावा स्वर्णा के नाम से है जो कि कर्नाटक पर काफ़ी फेमस वैरायटी है। इसके अलावा बेंगलुरु और कर्नाटक के लिए एक किस्म है T65A के नाम से आती है। इसके अलावा स्वर्ण मनोहर है और अलग अलग नामों से भी आप देख सकते हैं फोटो पर। यह झारखंड के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है। इसके अलावा 12 मासी यदि आप कटहल को लगाते हैं तो यह पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य स्टेटों के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। यदि आप भी कटहल की खेती कर रहे हैं और किसी वैरायटी को आपने लगा रखा है और उस वैरायटी का उत्पादन, फ्रूटिंग, सेटिंग और फ्लावरिंग काफ़ी बढ़िया है तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे अन्य किसान भाइयों की भी मदद होने वाली है। तो इन किस्मों में रोग बीमारी कम आती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो फल है वो विकास करता है और फल की जो क्वालिटी है, चमक, साइज से वो भी बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। हम बात कर रहे थे बेड तैयार। यदि आप बेड तैयार करेंगे तो किस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की दोस्तों आपको जो चौड़ाई रखनी है वो 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी आपको 15 फीट के आसपास रखनी चाहिए। तो यह जो डिस्टेंस है बेड से बेड का वो काफ़ी बढ़िया है। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार आपको तैयार कराना चाहिए। बेसल डोज यानी जब आप पौधरोपण करेंगे तो उस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट पर मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, पौधरोपण कर रहे हों तो उस समय जो खाद आप देंगे और जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो जो बेसल डोज है प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जब पौधरोपण आप करें तो SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो खाद आती है 50 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट और उर्वरक खाद जो कि 1846 DAP की हम बात कर रहे हैं 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 किलोग्राम। वाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए मिलती है तो इसके लिए रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम और गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 ट्रॉली, इन सभी को आप ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हों तो उस समय 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इन खादों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रति एकड़ प्लांट्स। तो 1 एकड़ में कितने पौधे की रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है। तो देखिए पौधे की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आप 1 एकड़ पर कितने पौधे की पौधरोपण कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डिस्टेंस और जैक फ्रूट्स की प्लांटेशन हमको कितने डिस्टेंस पर पौधरोपण करना चाहिए आइए समझते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 से 20 फीट रखनी चाहिए। तो यह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया 20 बाई 20 पर आप पौधरोपण करेंगे तो 1 एकड़ पर आपको तकरीबन 80 से 100 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इससे ज़्यादा आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर पौधरोपण करते हैं तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग सेट होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 एकड़ पर 80 से 100 प्लांट्स आप 1 एकड़ में लगाइए। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं पौधरोपण। तो जब भी आप कटहल यानी जैक फ्रूट्स की प्लांटेशन कर रहे हैं, सावधानी बरतते हुए यदि आप प्लांटेशन करेंगे तो बेहतरीन तरीके से जो फसल है वो बढ़वार लेने वाली है। तो किसी
भी ऑथराइज पर्सन से आप पौधे को बाय कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके आसपास बागवानी से रिलेटेड कोई ऐसी बागवानी नर्सरी है जहां पर इजीली तरीके जिस भी वैरायटी की आप डिमांड कर रहे हैं वह वैरायटी उपलब्ध है, तो आप उस किस्म को, उस वैरायटी को उस नर्सरी से खरीद सकते हैं। तो पौधे एकदम स्वस्थ होने चाहिए और पौधे कमज़ोर नहीं होने चाहिए। तो 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लेना है और 15 से लेकर 30 दिन की तेज़ धूप लगाना है। उसके बाद जो बेसल डोज हमने बतलाया था उनको और आधी मिट्टी को फिलअप करके ठीक तरीके से पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। और जब भी आपने पौधरोपण कर दिया है तो हल्के हाथों से पौधरोपण करें। उसके बाद ज़रूरी हो जाता है इरिगेशन यानी सिंचाई। तो जब भी आप पौधरोपण करते हैं तो सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो भी हल्की हल्की यदि आप सिंचाई करेंगे दोस्तों तो यकीनन पौधा बहुत जल्दी, जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सॉइल मिट्टी को पकड़ लेंगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन बात चल रही हो नर्सरी की, तो आप जब भी नर्सरी से पौधे खरीदें, क्योंकि कुछ किसान भाई बीजू पौधे को भी लगाते हैं, तो बीजू पौधे को यदि आप बीज को डायरेक्ट फील्ड पर लगाते हैं तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए आप ग्राफ्टेड पौधे को ही लगाना चाहिए। जो एग्रीकल्चर्स बागवानी सेक्टर होते हैं या फिर जो भी कृषि विश्वविद्यालय, नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से भी आप संपर्क करके पौधे को खरीद सकते हैं उचित दामों पर। इसके अलावा सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ड्रिप से 3-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए स्टार्टिंग के दिनों पर। और जब जैसे जैसे पौधा विकास करता जाता है तो कम सिंचाई की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इस हिसाब से सिंचाई करें। वीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। ज़्यादा खरपतवार का ही जमाव ना हो तो इसके लिए आप अलग अलग हरी सब्जियों को उगा सकते हैं, गिरो हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खरपतवार मुक्त फसल रखना। निराई गुड़ाई करें तो प्रॉपर निराई गुड़ाई करेंगे तो जो आपकी फसल है वो काफ़ी स्वस्थ रहने वाली है। हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं यानी तोड़ाई। तो जो हार्वेस्टिंग है ये समझने से पहले हम समझते हैं कि यदि आप बीजू पौधे को लगाते हैं तो 7 से 8 साल में पौधा फल देना शुरू करेगा। ग्राफ्टेड पौधे को लगाते हैं तो 4 से 5 साल का पौधा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और 8 से 10 साल का जो पौधा होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और पूरी हार्वेस्टिंग आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार खाद और उर्वरक की आपको पूर्ति करना चाहिए, प्रॉपर सिंचाई करनी चाहिए। इस हिसाब से खेती आपको करना चाहिए। तो ध्यान रखिए ग्राफ्टेड पौधे को ही आपको लगाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, क्योंकि कटहल की फसल पर ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए तो नहीं मिलता है, क्योंकि यह जंगली और वनस्पतिक पौधा होता है। तो देखिए कटहल की आप खेती कर रहे हैं और रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए ना मिले ज़्यादा, तो इसके लिए स्प्रे शेड्यूल समझना, कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं इसके बारे में समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्टैंडर्ड आपको स्प्रे शेड्यूल बतलाएंगे जो कि आप लॉजिक लगाकर, अपना विवेक और अनुभव को लगाकर यदि आप लॉजिक के साथ स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, केयर करते हैं, देखभाल करते हैं पौधे की, तो जो फसल है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़वार लेने वाली है। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की कौन कौन से कीट, रोग, बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो प्रमुख रूप से फल मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, आर्द्र गलन की समस्या आती है, फल सड़न की समस्या आती है, उकठा रोग और हरा मच्छर के साथ साथ एफिड, जैसिड, फ्लोर बोरर है, माइट्स, मिलीबग के साथ साथ गुलाबी सुंडी है, पत्ते को खाने वाली इल्ली के साथ साथ पत्ते पीला पड़ना और झुलसा, लीफ स्पॉट्स के साथ साथ फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या, फल फूल सड़न की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो कई हैं, यह जो सभी की सभी बीमारी नहीं आती हैं, लेकिन इन केस कभी कभी बीमारी का प्रकोप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप एक काम कर सकते हैं कि इसके लिए जो स्प्रे शेड्यूल है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, प्रथम स्प्रे 2 से 3 माह के मध्य 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 5 से 6 माह के मध्य। थर्ड स्प्रे 1 वर्ष का जब पौधा हो जाता है और फ्लावरिंग स्टेज से 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले फ्लावरिंग स्टेज से इनको आप 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। फ्रूटिंग स्टेज के समय यानी बोरॉन को, NPK 0050 को और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रे शेड्यूल चला
चलाएंगे तो बेहतरीन तरीके से फसल बढ़वा लेने वाली है। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि हम प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो फिर उत्पादन पैदावार काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है। तो पौधा जब तक अपनी वनस्पतिक बढ़ावा ठीक तरीके से नहीं लेगा, हरा भरा नहीं रहेगा, रोग बीमारी से यदि काफ़ी प्रकोप हमारी फसल को हो जाता है तो रोग बीमारी मुक्त होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी पौधे को प्रॉपर पोषक तत्व की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रथम जो वर्ष का खाद का शेड्यूल है, एक ट्रॉली खाद को 6 माह के मध्य 6 माह के अंतराल पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे और तीसरे साल पर जो खाद का संयोजन है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, फ्लावरिंग स्टेज से 20 दिन पहले इस खाद को चलाइए। फ्रूटिंग स्टेज पर इन खादों को आप चला सकते हैं, वो भी प्रति एकड़ की दर से। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। और 5 से 6 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है। और तो लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो प्रॉपर यदि आप केयर करेंगे तो 5 से 6 साल के पौधे से आपको हार्वेस्टिंग यानी फल मिलना शुरू हो जाते हैं। और कम से कम 40 से 50 साल तक कटहल की खेती से, कटहल की बागवानी से आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाज़ार भाव के ऊपर बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को थोक रेट 10 रुपये से लेके 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है वो लागत कम से कम 1 एकड़ में 55,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है 1 एकड़ में। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं तो पूर्ण विकसित पौधे में एक सीजन में 4 से 5 क्विंटल आपको फल मिलना शुरू हो जाएंगे। और 4-5 क्विंटल एक पौधे से हार्वेस्टिंग मिलती है। यदि हमने तो 100 पौधे बतलाए हैं, 80 पौधे ही मान लेते हैं दोस्तों और 4 क्विंटल ही उत्पादन मान लेते हैं तो 320 क्विंटल, यानी 80 में 4 का इंटू कर देंगे तो 320 क्विंटल 1 एकड़ में उत्पादन होगा। जैसे जैसे पौधा विकास करता जाएगा उस हिसाब से दोस्तों और भी उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर बात करें, यदि हमको 12 रुपये केजी का रेट मिल जाता है यानी 1200 रुपये क्विंटल, और 1 एकड़ में हमने तो आपको 320 क्विंटल बतलाया है, 300 क्विंटल ही उपज मान लेते हैं। 1200 में यदि हम 300 का इंटू कर देंगे तो जो मुनाफा है वो 3,60,000 रुपये के आसपास मुनाफा आ गया। अब लागत घटा देंगे दोस्तों 60,000, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध आमदनी है, वो 3 लाख रुपये के आसपास आई। अब हमने आपको 12 रुपये केजी का रेट बतलाया है। अब पौधा जैसे जैसे विकास करेगा हर साल आपको 50-55 हज़ार रुपये के आसपास लागत नहीं लगेगी। स्टार्टिंग के पहले साल पर ही आपको लागत लगने वाली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया जैक फ्रूट्स फार्मिंग यानी कटहल की सफल खेती। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार एग्रीकल्चर और बागवानी से रिलेटेड एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।